हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो दिवाली फेस्टिवल हो चुका है। अब हम स्टडी अपनी फिर से कंटिन्यू करते हैं और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी चल रही है उसका ये आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर 6 और 7 सिर्फ इसमें 2 ही चैप्टर बाकी रह गए हैं और ये जो आज मंडे है, एक आपको वीडियो इसकी मंडे को 11 बजे मिल जाएगी और एक इवनिंग में 5 बजे हो जाएगी। तो आपका आज में ये दोनों खत्म हो जाएंगे, क्लास 7 की ज्योग्राफी। अब बात करते हैं कि ट्यूसडे से जो शेड्यूल रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। मॉर्निंग में 11 बजे आपकी क्लास 6 की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं हम और इवनिंग में 5 बजे आपकी क्लास 8 की ज्योग्राफी होगी। तो इससे क्या होगा, विद इन अ वीक आपकी ज्योग्राफी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम ज्योग्राफी के PYQs करेंगे। तो उससे आपको आइडिया होगा कि आप जब PYQs करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, ये हमारा पूरा शेड्यूल है और मोस्ट प्रोबेबली हम नवंबर एंड तक आपकी पूरी NCERT खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बाकी और चीजें हैं जो हमें रिवाइज करनी है और पढ़ना है, पेडागोजी भी मैं कराऊंगी। तो यही सब है। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं जिसका नाम है मानव पर्यावरण अनयोग्य क्रिया उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। अब यहाँ पर एक लड़की है रेणुका नाम की, वो बात कर रही है। वो बहुत एक्साइटेड थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वे एक वन्य जीव फोटोग्राफर हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। वो बहुत ट्रैवल करते हैं। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव और वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, उसको इंट्रोड्यूस कराया। दूरस्थ मधुर स्थल भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें हमेशा उसको आकर्षित करती रही हैं। इस पिक्चर में भी आप इमेज में भी दे सकते हैं कि अलग अलग जगह के लोग हैं। रेणुका इन तस्वीरों में तुम विश्व के अन्य विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेश से और कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे दिखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा या मकान जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हमारे जैसी ही हैं, श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद भी करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना और वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं, क्योंकि जहां हम रहते हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, हम उसके आसपास की सारी चीजें अपने आप से। अगर कोई वन में रह रहा है बचपन से ही, तो वो बच्चे वहां का पता होगा कि कैसे उन्हें खाना अपना कलेक्ट करना है, कैसे वहां पर रहना है। तो वो चीजें उन्हें शुरू से ही पता चल जाती है। अब आप यहाँ बात करते हैं अमेज़न बेसिन में जीवन। ये क्या है? अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से पहले आप मैप देख सकते हैं, ये वाला, ये यहाँ पर अमेज़न बेसिन है। ठीक है, ध्यान दें, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य से भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। और अमेज़न नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान देखिए, पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे उस नदी का मुहाना कहते हैं। मुहाना मतलब कहते हैं रिवर्स माउथ कहते हैं। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन स्थानों के देशों के नाम बता सकते हैं? यहाँ पर आप ये जो मैप है वो देख सकते हैं। यहाँ पर इनके नाम लिखे हुए, देखो, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें हैं। अब सहायक नदियां कौन सी होती हैं? ये छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेज़न बेसिन विश्व की सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ठीक है, यहाँ और देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। जब उन्होंने इस नदी की खोज करी थी तो इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स
नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेज़न पड़ा। मतलब यहाँ का नाम अमेज़न क्यों पड़ा, यहाँ पर ये बताया गया है। अब आते हैं, बात करते हैं जलवायु की, क्लाइमेट। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र रहता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। मतलब हर टाइम आपको ह्यूमिडिटी जैसा फील होगा। इस प्रदेश में लगभग प्रति वर्ष वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। मतलब कभी भी बारिश हो जाएगी। दिन का तापमान उच्च और आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। अब यहाँ बात करते हैं वर्षा वन की। अमेज़न वन, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वन होते हैं। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण जो सूर्य का प्रकाश है वो नीचे तक आ ही नहीं पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड और ब्रोमेलाइड पैदा होते हैं। वर्षा उनमें प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से अलग होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। टूकन, ये आप इस तरीके से पक्षी देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी चोंच वाले हैं। इंडिया में ऐसे पक्षी आपको नहीं देखने को मिलेंगे। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ और चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप और सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मतलब इन वनों में क्या क्या पाया जाता है ये आपको समझाया जा रहा है। मगर हो गया, सांप, अजगर, एनाकोंडा, बोआ, कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इनके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े हैं जो इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियों भी अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आप जानते हैं, अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो ब्रोमेलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है। ये एक पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित करके रखता है। मतलब इसकी जो लीव्स है उनमें आपको वाटर स्टोर मिलेगा। तो मेंढक जो होता है वो इस जल की पॉकेट का उपयोग अंडे देने के लिए करता है। यहाँ पर जो मेंढक होता है वो अंडे देता है इस जगह पर, ठीक है। अब वर्षा वन के निवासी, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टैपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति, ये कौन सी होती है, स्लैश और बर्न मेथड का प्रयोग करती है। इसका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, और यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ पर उगाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार एवं छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। जहाँ पे बारिश का पानी रुकता ही नहीं है, ढलान वाली जो छत होती है उसकी बात हो रही है। अमेज़न बेसिन के कुछ लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की जो मूल आबादी है उस क्षेत्र से बाहर निकलकर उन्होंने नए क्षेत्र में बसना शुरू कर दिया है, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का भाग लुप्त होता जा रहा है। ये आप इस इमेज में देख सकते हैं। पहले वर्षावन यहाँ था ऐसा, उसके बाद अब ऐसा हो गया, सिर्फ इतने ही पोर्शन में रह गया है। यहाँ पे फिर भी थोड़ी सी आपको उपजाऊ जमीन और घर दिख रहा है, और यहाँ पे तो आपको बिल्कुल ही बंजर दिख रहा होगा। ये इसमें आप देख सकते हैं, मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और मतलब वर्षा के कारण, और वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं।
तो यहाँ पर इस इमेज में आप यही देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि क्या आप जानते हैं, जो ये स्लैश और बर्न जो मेथड है, किसान पहले पक्षियों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों के छोटे छोटे वृक्ष आते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। आपको ये समझ में आया कर्तन और दहन विधि क्या होती है? वो पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं वहां पर, और फिर उसको जलाते हैं। उसको जलाने के बाद जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उस मिट्टी में आ जाते हैं, और फिर उस मिट्टी को वो फसल के लिए यूज करते हैं। और वो कुछ हमेशा नहीं होता है, एक टाइम बाद फिर वो दूसरी जगह जाते हैं, फिर वो ये चीज रिपीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। इसमें आप यहाँ पर इस वाली इमेज में देखेंगे, यह बेसिन उपोषण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये वाला जो पोर्शन आता है यहाँ पर, ये सारा ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा नदी है जो कि कहाँ कहाँ जा रही है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय की गिरिपाद और सुंदरवन डेल्टा का बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है, मतलब मिड जून से मिड सितंबर तक। ग्रीष्म जलवायु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का इसमें आपको मैप देखना है और बताना है कुछ जहां से, वो उन स्टेट्स के नाम बतानी है जहां से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ पर की मुख्य फसल होती है। चूंकि धान की खेती के लिए बहुत ज्यादा जल और वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे उसी क्षेत्र पर उगाया जाता है जहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कि जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं, जहाँ पर जिस स्टेट की जो क्वालिटी है वहां पर उसी तरीके की आपको फसल मिलेगी। जैसे कि अगर आप उत्तराखंड की तरफ जाते हैं तो आपको अलग तरीके की फसल मिलेगी, पंजाब में अलग तरीके की फसल उगती होगी, यूपी में अलग है। तो ये वहाँ की क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान में कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना कि पश्चिम बंगाल और असम की साइड जाएंगे तो आपको वहां पर चाय की खेती मिलेगी, लेकिन आप वही चाय की खेती आप यूपी में नहीं कर सकते। तो वहां पर क्लाइमेट का फर्क पड़ता है। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान एवं पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के ठंडी जलवायु तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। सबसे पहले तो, अगर मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, मैं फिर से भी बता रही हूँ कि वीडियो देखने के साथ साथ अपनी कॉपी और अपनी पेन लेकर बैठे, जिससे क्या होगा कि जो जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उन्हें आप तुरंत की तुरंत नोट डाउन करते रहें। इससे क्या होगा कि आपको फिर बहुत कम टाइम लगेगा। आप उन्हें एक बार भी दिन में अगर आपने रिवाइज कर लिया तो वो आपके माइंड में बैठ जाएंगे। अब जैसे इतना ही पोर्शन है, आपने ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, या उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हो गए, वहां पर किस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं, ये आप नोट्स अपने बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, आओ कुछ करके सीखें। एक एक्टिविटी है और शब्दावली में देखते हैं जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ होता है। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 189, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 है और बिहार का 1102 है। ठीक है,
अब यहाँ पर ये एक्टिविटी, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। ये तो धान की खेती हो रही है और असम में ये चाय के बागान है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या आप जानते हैं वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलान पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो सके। वेदिका कृषि किस तरीके से होती है वो यहाँ आप देख सकते हैं। पहाड़ों पर आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा अगर आप कभी गए हैं तो। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा राइनोसोरस ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी को साफ जल झील बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है जो वहां पर पाई जाती है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। तो आप ये भी मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको नोट करते हुए चलते हैं ना तो आपकी जो एक प्रिपरेशन है वो एक अलग ही लेवल पे चली जाएगी। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के आलमन जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारिक औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। अब यहाँ पर एक केस स्टडी दी हुई है, इसको देख लेते हैं। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली गांव में रहता है। आज भी एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मोन और चाप झील को साफ किया था। झील में उगने वाले जो स्थानीय खरपतवार थे वेलिनेरिया हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह जमीन पर धान, मक्का, दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसों का उपयोग किया जाता है। वहां के लोग बहुत संतुष्ट हैं और नदी में पकड़ने वाली एवं बेचने के लिए काफी मछलियां हैं जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील में नहीं पहुंचता तब तक ये यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। ये और जहां पर प्रदूषण आ जाता है वहां पर बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो भारत में ना कि स्वच्छता अभियान स्टार्ट हुआ था वो कब से हुआ था? वो 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया था। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिन्हें आप नोट करते हुए चल सकते हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी की ये आपको इमेज देख सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा के नदी पर ही स्थित हैं। इन शहरों पर यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में जाता है जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है। कौन कौन से? मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात और प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए एक नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा के संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नमामि गंगे। पर्यटक इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का कांजीरंगा, मानस वन्य प्राणी अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ पर कई ऐसे मिल जाएंगे। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर नंबर 7 है जिसकी वीडियो आपको इवनिंग में 5 o'clock मिल जाएगी मंडे को। ठीक है, तो आज ये हमारे दोनों चैप्टर जो हमारी क्लास 7 है वो हमारी कंप्लीट हो गई है ज्योग्राफी। अब हम कल से ट्यूसडे से हम अपनी क्लास 6 और क्लास 7 स्टार्ट कर रहे हैं। वो सॉरी क्लास 6 और क्लास 8 से स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की। 7th आपकी हो चुकी है। ठीक है, तो ये दोनों क्लासेस भी हम विद इन अ वीक खत्म कर देंगे। एक वीडियो आपकी मॉर्निंग में 11 बजे होगी क्लास और एक इवनिंग में 5 बजे आपकी क्लास होगी डेली। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि जो लोग सीटेट की SST की